25 जून 1975 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसको याद करके नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग की याद आ जाती है, क्योंकि इन दिनों भारत में ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जिनको सुनने के बाद शायद ही कोई ये कल्पना कर पाए कि इंडिया जैसी डेमोक्रेसी कंट्री में जहां सिर्फ जनता की सुनी जाती है, जहां देश के नागरिक ये डिसाइड करते हैं कि वहां का नेता और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ऐसे देश की हिस्ट्री में भी ऐसे कर्मकांड हुए हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1938 से, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन करती हैं और जैसे जैसे ईयर्स बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी में बढ़ता जा रहा था एंड फाइनली उनको 1959 में कांग्रेस पार्टी का लीडर बना दिया जाता है और 1966 में जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके जस्ट बाद इन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। उस टाइम पे हमारे देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे, पर इसके ठीक 2 साल बाद 1968 में लाल बहादुर शास्त्री की सडन डेथ हो जाती है एंड इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में मोरारजी देसाई अपने अपोजिशन के लीडर को हराकर एक मेजोरिटी सीट जीतकर पीएम बन जाती हैं। इलेक्शन जीतने के पहले तो ये जनता से तरह तरह के वादे करती हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद इनका बिहेवियर ऐसे बदलता है जैसे इनको किसी भी वादा के बारे में याद ही ना हो, जिसकी वजह से लोगों द्वारा जगह जगह पे बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं। 1970s की शुरुआत में भारत एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा था। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट काफी ज्यादा हो रखा था देश में। इंदिरा गांधी की लीडरशिप के खिलाफ अपोजिशन में आवाजें उठ रही थी एंड इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1971, ये वही ईयर था जब देश में ठीक 1 साल बाद यानी कि 1972 में इलेक्शन कंटेस्ट होने वाले थे। उस टाइम की सभी पार्टीज अपनी अपनी कैंपेनिंग में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते थे उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा था। सारे बंगालियों को मारा जा रहा था और उनको देश से निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसमें से 10 मिलियन हिंदू की भी पॉपुलेशन शामिल थी। ऐसी सिचुएशन में पहले तो इंदिरा गांधी ने इन बंगालियों को अपने देश में शेल्टर प्रोवाइड किया और 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया। इस इवेंट से इंदिरा के चर्चे न सिर्फ इंडिया में बढ़े बल्कि पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में इनकी गिनती होने लगी। ये टाइम इंदिरा को इलेक्शन कराने का बिल्कुल सही मौका लगा, क्योंकि इस टाइम इनकी पर्सनालिटी एंड पावर की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। उस टाइम इनके अपोजिशन के लीडर इंदिरा हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन इस चीज को उस टाइम इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने गरीबी हटाओ से अपने फेवर में करके रिप्लेस कर दिया एंड जो इलेक्शंस 1972 में होने वाले थे उन्हें 1971 में यानी कि 1 साल पहले कॉन्टेस्ट किया गया और इस इलेक्शन का रिजल्ट भी वैसा ही आता है जैसा कि इंदिरा और उनकी पार्टी ने सोच रखा था। 352 सीट से इंदिरा गांधी दोबारा से भारत के इतिहास की पीएम बनती हैं और इनकी अपोजिशन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 25 सीट ही मिल पाती है। इधर दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन में बैलेट माल प्रैक्टिसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करने का आरोप लगाते हैं और फाइनली 12 जून 1975 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसको सुनने के बाद ना ही सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स और इंदिरा गांधी को बल्कि पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। कोर्ट ने इन गुनाहों को सही साबित कर दिया था एंड अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी को किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया गया। एंड इधर दूसरी तरफ इंडिया ड्रॉट फेस कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे देश में फूड क्राइसिस हो रखी थी और फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे एंड जो बचे खुचे फूड्स थे भी वो बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को हेल्प करने में डिप्लीट हो गए हैं, जिसके कारण देश में जगह जगह से लोग मूवमेंट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि उनको कहीं से भी अफोर्डेबल प्राइस पे फूड को प्रोवाइड किया जाए। उस टाइम गुजरात में एक फेमस मूवमेंट होता है नॉन निर्मल मूवमेंट, जिसके लीडर्स थे मोरारजी देसाई, जेपी नारायण एंड केशुभाई पटेल। ये वही केशुभाई पटेल थे जो आगे चल के गुजरात के सीएम बनते हैं। बेसिकली इस मूवमेंट की कुछ मेजर की डिमांड्स थी। नंबर 1, रिडक्शन इन फीस ऑफ हायर एजुकेशन। उस टाइम एक तो कॉलेजेस की संख्या पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफी कम थी एंड जो कॉलेजेस और स्कूल्स थे भी उनमें 10th के बाद आपको बहुत ज्यादा हायर फीस पे करनी पड़ती थी पढ़ाई करने के लिए। नंबर 2, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के बहुत सारे रूरल एरियाज में स्कूल्स थे ही नहीं और अर्बन एरियाज में जो स्कूल्स थे भी उनमें से मैक्सिमम स्कूल्स में सफिशिएंट टीचर्स ही नहीं थे जो कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। यहाँ सारी गलती हम गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि
अगर आप उस टाइम का ड्रॉप आउट रेट देखते हैं तो वो लगभग प्राइमरी क्लासेस का 67%, सेकेंडरी क्लासेस का 23% एंड हायर स्कूल्स में 3.6% था। एंड इस मूवमेंट की तीसरी डिमांड थी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। उस टाइम पे हमारे लिए नॉर्मल यूज की जितनी भी सामान होती है उनकी प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा हाई हो रखी थी, जिसको खरीद पाना एक गरीब आदमी के लिए या फिर यूं कहें कि एक नॉर्मल एवरेज पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। उस टाइम पे इसके जैसे बाकी और भी स्टेट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, जैसे कि जेपी मूवमेंट, जिसको बिहार एंड पटना में टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। रेलवे स्टेशन पर वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक करी जाती है, सभी ट्रेनों को बंद करा दिया जाता है। बेसिकली ये स्ट्राइक वर्कर द्वारा करी जाती है और उनकी डिमांड्स थी जैसे कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए, उनके वर्किंग कंडीशन को सही किया जाए और उनके वर्किंग आवर्स पे भी लिमिट लगाई जाए। इस स्ट्राइक से इंडियन रेलवे को लगभग 100 करोड़ तक का लॉस होता है। लेकिन इन सभी मूवमेंट्स, इन सभी प्रोटेस्ट और इतने सारे स्ट्राइक्स के बावजूद भी गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था वो बहुत ही भयंकर था। जो भी लोग ऐसे मूवमेंट्स में शामिल रहते या फिर जो भी अपोजिशन के लीडर्स ऐसा मूवमेंट निकालने का कोशिश करते थे, उन सभी को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। अब एक साथ इतने सारे प्रोटेस्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहे थे और उधर दूसरी तरफ कोर्ट ने इनको अगले 6 साल तक किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन कर रखा था। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांग्रेस पार्टी अपना पूरा होप खो चुकी थी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पे अपील करें। अनलकीली उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन का टाइम चल रहा था एंड ये वही टाइम होता है जब वेकेशन में बहुत ही कम जजेस बैठते हैं। इस मामले पे सुनवाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी.आर. कृष्णा अय्यर को दी जाती है। अब वापस चलते हैं 1952 में, जब कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं और उस टाइम पे बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी एंड उनमें से एक केरला भी था। उस समय पे इंदिरा गांधी अपने फादर से ये बोलती हैं कि केरला पे 352 एक्ट लगा के उसको भी अपने कब्जे में कर लिया जाए एंड यहाँ पे जो भी पार्टी रूल कर रही है उसकी सरकार को गिरा दिया जाए। और ठीक ऐसा ही किया भी जाता है। और उस टाइम पे जो पार्टी केरला में रूल कर रही थी उस पार्टी के एक लीडर वी.आर. कृष्णा अय्यर भी थे। तो हम यूं कह सकते हैं कि वी.आर. कृष्णा अय्यर और इंदिरा गांधी के बीच का जो पॉलिटिकल रिलेशन था वो स्टार्टिंग से ही पूरा खराब था। लेकिन इन सभी चीजों को साइड में रखते हुए उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया वो काफी न्यूट्रलिटी को दर्शाता था। उनका फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक छुट्टियां नहीं बीत जाती हैं तब तक इस फैसले पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता और पीएम इंदिरा गांधी अपने पीएम के पद पे कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन इनमें कुछ शर्तें लागू की गई, जिनमें से एक शर्त ये था कि लोकसभा में जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन के लीडर्स दिल्ली में अपनी रैली निकालते हैं और इंडिया के सारे आर्म फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस को ये कहने लगते हैं कि जो गवर्नमेंट अपना रूल जमाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठा रही है उसकी बात को मानना ही नहीं है एंड गवर्नमेंटल किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को कुछ भी फॉलो नहीं करना है। अपोजिशन में मेन रोल था मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण का। अब जब ये चीज इंदिरा गांधी को पता चलती है तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सीएम के साथ एक मीटिंग करती हैं और मीटिंग में मध्य प्रदेश के सीएम और इनके द्वारा ये फैसला किया जाता है कि अगर आपको अपनी सत्ता को नहीं खोना है तो आपको देश में इमरजेंसी की घोषणा करनी ही होगी। हालांकि इस चीज को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत होती थी। अब इनके सामने शर्त ये था कि किसी तरीके से ये प्रेसिडेंट को मना लें, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डर के देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी। इंदिरा गांधी इसके तुरंत बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाती हैं और जब इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो इनका फाइनल फैसला ये था कि देश में इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट भी राजी हैं। कि इनके लिए ऐसा मूवमेंट था जब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इनको ऐसा बोल रहे थे कि इनको अपने पीएम के पद से रिजाइन कर देना चाहिए। तो कुछ का यूं कहना था कि इनको होप नहीं खोना चाहिए जब तक कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली के समान थी, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकती थी। 25 जून को लोगों के रेडियो पे एक बहुत ही शॉक कर देने वाली न्यूज सुनाई देती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का 352 एक्ट ये कहता है कि अगर हमारे देश पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि प्रोटेस्ट और ज्यादा मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट और पीएम द्वारा मिलकर देश में इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। पहले भी 2 बार 1961 एंड 1972 में इस एक्ट को लगाया गया था, पर तब इस एक्ट को लगाने का रीजन एक्सटर्नल एग्रेशन था। लेकिन
जब इस बार देश में इमरजेंसी लागू की जाती है तो इसके लगाने के पीछे का कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस था। इस खबर के कुछ ही देर बाद इंडिया के सारे अपोजिशन लीडर्स जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और इनके साथ साथ अपोजिशन पार्टी के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। सिर्फ इनको ही नहीं, इनके साथ साथ राइटर्स, जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूशन दिया करते थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनमें से कुछ हाईलाइटेड लोग थे जैसे कि अरुण जेटली जो कि मध्य प्रदेश में स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे, KN गोविंदचर्या जो कि उस टाइम RSS के लीडर थे, नानाजी देशमुख, कुलदीप नैयर, राजेंद्र पुरी। इनको सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया जाता है बल्कि जेल में इनके साथ बहुत ही ह्यूमिलेटिंग प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जैसे कि इनको विदाउट क्लच बर्फ पर सोने के लिए मजबूर किया जाता, रस्से से इनकी पिटाई करना, कईयों को तो बेड से बांधकर घंटों घंटों तक इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। और उस टाइम पे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स इन सारी चीजों को करने का पीछे का रीजन मांगते तो उनको ये बताया जाता कि मीसा एक्ट यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सारी चीजें करी जा रही हैं। कुछ लोग इसको जोक्स के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज जब उस टाइम टीवी और न्यूज़पेपर्स पे चल रही होगी तो उस टाइम सारे इंडिया के लोग इसके खिलाफ होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम इंडिया के सारे न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल और टीवी चैनल्स पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिससे किसी भी पब्लिशर या फिर न्यूज एडिटर को किसी भी प्रकार के न्यूज को पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। और हम लोग यूं कह सकते हैं कि इन पब्लिशर्स और न्यूज एडिटर्स को फोर्सफुली ये कहा जाता था कि देश में जो भी हरासमेंट प्रैक्टिसेस इंदिरा गांधी द्वारा कराई जा रही हैं या फिर कोई भी ऐसा आर्गुमेंट जो कि कांग्रेस के खिलाफ है उसको पब्लिश नहीं करना है। और जो लोग उस टाइम पे इस सारे चीजों के खिलाफ मूवमेंट्स करते थे, प्रोटेस्ट निकालते थे, इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और उनके साथ बहुत ही हरासमेंट प्रैक्टिसेस किए जाती थी। अब आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में रखा गया था। 2 नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जुडिशियरी के पावर को लिमिट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के पावर को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाता है एंड लोगों के फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच एंड इन्फोर्समेंट, राइट टू फ्रीडम जैसे इन सारी बेसिक राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है। ओवरऑल ये कहें कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन सिटीजन्स के सपोर्ट में रहता था, इंडिया की डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहता था, उसको डिक्टेटरशिप के रूल्स और गवर्नमेंट के रूल्स की तरफ इंक्लाइन कर दिया जाता है। उस टाइम पे इन सारी चीजों से देश की जनता वाकिफ ना हो, इसके लिए उस टाइम पे कुछ पॉपुलर फिल्म्स भी चलाई जाती थी जिनकी हॉल में फ्री टिकट रखी जाती थी ताकि लोग जाएं और इन फिल्म्स को देखें। उस टाइम के कुछ फेमस मूवीज हैं जैसे कि शोले, अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी। इन फिल्म्स के साथ साथ उस टाइम कुछ ऐसे भी प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की इस सारे नखड़े को लोगों के सामने पेश करना चाहा और इस पे भी कुछ फिल्म्स बनाई गई जैसे कि आंधी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी के सारे काले करतूतों को ओपन करके दिखाया जाता था। काला सोना, ये फिल्म इस चीज पर बेस्ड थी कि कैसे आज की हमारी गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी में थी वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक इन दोनों मूवीज को बैन कर दिया गया था। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ एक ऐसा भी इंसिडेंट होता है जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया कि फूड क्राइसिस हो रखी थी पूरे देश में एंड जो फूड बचा भी था उसकी प्राइसेस इतनी हाई थी कि लोगों के पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसका सीधा फायदा हाई और रिच क्लास फैमिली उठा रही थी क्योंकि ये चीज मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल थी ही नहीं। अब इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने देश के हर एक कोने में स्टेरिलाइजेशन का कैंप लगवा देते हैं एंड मास लेवल पे लोगों को स्टेरिलाइज किया जाता है। उस टाइम इस चीज को लेके गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सीरियस थी कि जो डॉक्टर्स या फिर जो एम्प्लॉय इन स्टेरिलाइजेशन कैंप्स में काम किया करते थे उनको एक दिन का टारगेट दिया जाता था कि आपको इतने नंबर ऑफ लोगों को स्टेरिलाइज कर देना है और जो डॉक्टर्स इनकी डिमांड्स को पूरा कर देते थे उनको बदले में अवार्ड दिया जाता था और जो डॉक्टर्स इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते थे उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता। और जो कोई भी स्टेरिलाइजेशन करवाने से मना करता था उनको गवर्नमेंट की सारी बेनिफिशियल सर्विसेज जैसे कि राशन कार्ड और गवर्नमेंट की और भी सारी सर्विसेज से बैन कर दिया जाता था और इनकी जॉब्स भी छीन ली जाती थी। ये ऐसा टाइम बच चुका था कि लोगों को चलते फिरते मार्केट में ही लोगों को उठा लिया जाता था और उनको स्टेरिलाइज करवाने के लिए फोर्स किया जाता था। ये चीज उस टाइम इतने मास लेवल पे हो रही थी कि वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी डॉक्टर्स ये नहीं देखते कि कौन अनमैरिड है और कौन बूढ़ा हो चुका है। बेसिकली ये चीज प्रोसेस
द्वारा करते थे उस प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकली वेस्केटोमी कहते हैं, जिसमें आपके टेस्टिस द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस तो किया जाता है, लेकिन वास्ट डिफरेंस जो कि एक नर्व है जो यहाँ से आगे स्पर्म को कैरी करता है उसको कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म आगे ना जा सके। उस टाइम पे एक डाटा के अकॉर्डिंग पूरे 60 लाख लोगों को स्टेरलाइज किया गया था, जिसमें से 10 लाख अनमैरिड ही थे। इसके साइड इफेक्ट्स आगे चल के हमको ये देखने को मिलते हैं कि जो लोग इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थे या फिर जिनको फोर्सफुली ये करवाया गया था उनको बहुत तरह की बीमारियों और इन्फेक्शंस का आगे चल के सामना करना पड़ता है, जिससे हजारों लोगों की मौत होती है। इन सारी चीजों को देखकर लोगों का एंगर एकदम पीक पे था, लेकिन वो ऐसा टाइम था कि वहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस टाइम पे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है और रूरल के मैक्सिमम लोग अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इंदिरा गांधी द्वारा अर्बन एरियाज को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट और इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, जिसमें ये मेनली अर्बन एरियाज के सारे स्लम एरियाज को क्लियर कर देते हैं, जिनमें से कुछ फेमस स्कीम्स थी जैसे कि तुर्कमैन गेट डिमोलाइजेशन दिल्ली, बॉम्बे स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट एंड मद्रास स्लम्स क्लियरेंस स्कीम चेन्नई, जिसका इफेक्ट हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी स्लम्स लोग रहते थे उनको दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना पड़ता है और इसके बदले में गवर्नमेंट ने इन एरियाज को क्लियर करने से पहले जो इनसे वादा किया था कि ये कंपनसेशन भी देंगे वो भी इन्हें नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट के इस स्टेप से कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाती हैं और जब वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए रोड पे उतरती हैं तो सारे पुलिस ऑफिसर्स द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है और उनकी बहुत पिटाई करी जाती है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के अपोजिशन जेपी नारायण, मोरारजी देसाई और जेबी कृपलानी ने मिलकर उस टाइम कांग्रेस के अगेंस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी सभी को ज्वाइंट करके एक नई पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं एंड इस पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। बेसिकली इस पार्टी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि इंडिया में इमरजेंसी को खत्म करना और इंदिरा गांधी को उनके पीएम के पद से उतार देना और लोगों के जो भी फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट द्वारा लिमिट किए गए हैं उन सभी को दोबारा से रिस्टोर कर देना एंड इंडिया को इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। एंड लकीली 1977 में जब दोबारा से जनरल इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी हार जाती है और 295 सीट्स के साथ ये जनता पार्टी रूलिंग में आती है एंड जिस तरीके की ऑब्जेक्टिव इनकी इलेक्शन के पहले थी उस ऑब्जेक्टिव को ये पूरा भी करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट करी जाती है एंड लोगों के जो भी राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, इन सभी राइट्स को दोबारा से वापस ला दिया जाता है एंड न्यूज चैनल पे सारी लगाई हुई सेंसरशिप को हटा दिया जाता है। हालांकि अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई को अपने ही पार्टी के एक मेंबर चरण सिंह के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरे देश में हाईलाइट किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि 1978 में मोरारजी देसाई अपनी पार्टी से रिजाइन दे देते हैं। 3 सालों में ही इनकी पार्टी खत्म हो जाती है और अगर हम लोग इस 3 साल के टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये पार्टी इंडिया में किसी भी तरीके की सोशल या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में फेल रह चुकी थी, जिसकी वजह से दोबारा से 1980 में जनरल इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाता है और यहाँ से फिर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आती हैं। 1980s में ही इंदिरा गांधी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 5 ईयर प्लान लॉन्च करती हैं। ये बेसिकली एक प्लान होता है जो कि 1980 से 1985 तक चलता है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को फंडिंग करी जाती है जिससे कि ये और भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके और देश में और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। 5 सालों में लगभग 1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो गया था एंड मेनली ये प्रोजेक्ट भारत में जो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रखी थी उसको भी कम कर देता है। सो ओवरऑल कांग्रेस की ये एक चीज इंडिया के लिए सक्सेसफुल रहती है। इस पूरे इवेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि इस पूरे इवेंट में लोगों का और गवर्नमेंट का रोल कम और बैड लक का रोल ज्यादा रहा है, बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के वार को उस टाइम हेल्प किया था जिस टाइम इंडिया के खुद की पॉपुलेशन के लिए फूड्स अवेलेबल नहीं थी, जिस टाइम गवर्नमेंट खुद अपने देश में हो रही मार्केट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण पूरे देश में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था, मूवमेंट लॉन्च किए जा रहे थे। एंड दूसरी तरफ उस टाइम नेचुरल प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्रॉट का भी सामना इंडिया को करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 1975 की इमरजेंसी में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। हालांकि इमरजेंसी के कुछ रूल्स इंडिया के लिए अच्छे भी साबित होते हैं क्योंकि उस टाइम जो अपोजिशन के लीडर्स थे वो सिर्फ इंदिरा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और जब बाद में खुद उनकी पार्टी रूलिंग में आती है तो वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और 3 साल में उनकी गवर्नमेंट गिर भी जाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो भी मेजरमेंट्स लिए वो बिल्कुल ही ज्यादा वायलेटिव थे। मेनली इस इवेंट को लेकर वर्ल्ड की कई सारी कंट्री जैसे कि यूएसए एंड साउथ अफ्रीका के लीडर्स ने भी इस चीज को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। मैं बस आपसे लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर
डिक्टेटरशिप जैसे वर्ड से रिलेट करते हैं। शायद उनको ये वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि डिक्टेटरशिप क्या चीज होती है। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।